फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अपराइजिंग बिहार में। और आज हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर सुंदरम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप इतने दूर से हमारे लिए समय निकाल कर आए हैं। तो सबसे पहला जो सवाल होगा मेरा कि आपने जो एक कैरियर फील्ड चुना अपना एज अ साइकेट्रिस्ट ही क्यों, मतलब ये मनोचिकित्सा में क्यों? देखें, मुझे शुरुआत से ही ह्यूमन बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स, उनके द्वारा जो भी व्यवहार किए जाते हैं, जो भी उनका मनोभावना होता है, एटीट्यूड होता है, उसकी समझने में मुझे दिलचस्पी शुरुआत से ही रही है। तो और लोगों का एक ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा से हर इंडिविजुअल अपने आप को एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में यदि देखें तो वो अपने आप को अपने साथ जो भी साथ लोग रह रहे हैं उनके साथ बेहतर तरीके से वो पेश आ सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये सबसे बेहतर फील्ड है अपने आप को, अपने जो मुझे सेटिस्फेक्शन आप क्या पाते हैं प्रोफेशनल फील्ड में, इकोनॉमिकली नहीं ले पाते हैं, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन आपको यदि आप वो चीज करना चाह रहे हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो इस वजह मुझे लगा कि ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी। दूसरा सवाल कि मानसिक स्वास्थ्य को आप कैसे परिभाषित करेंगे और यह इतना इम्पोर्टेंट आज के टाइम में क्यों है? मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से, मतलब कुछ सालों से, लास्ट 5 years का अगर मैं बात करूँ तो जो मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। तो ये इसको कैसे आप डिफाइन करोगे और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आज के टाइम में? हर इंडिविजुअल आजकल इतना रस हो गया है अपने आप में, जिंदगी में लोगों को इतनी भागदौड़ हो गई है, लोग अपने हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं। अपने समाज में ये है कि मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस अब तक भी नहीं है अपने यहाँ। मेंटल हेल्थ अवेयर नहीं है, अवेयरनेस लोग नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि यदि हमारी एक छोटी सी गाड़ी यदि घर में हम रखते हैं, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अगले ही दिन हम ले जाके गैरेज में रख देते हैं। ये बात। लेकिन ये एक इतनी बड़ी चीज है, मैं कोई चीज से सफर कर रहा होता हूँ, मेरे मन के अंदर कोई चीज दबी हुई है, लेकिन इतना भी अवेयरनेस नहीं है कि मैं किसी के साथ ये शेयर करूं। इसके एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो चाहे तो आप वहां जाके संपर्क करके और उनसे अपनी बात करके, जो कि उनका प्रोफेशन में कॉन्फिडेंशियल होता है। आपको गैरेज गाड़ी के लिए इतना रहेगा, अरे मेरी तो नई गाड़ी थी, मैंने तो सब जगह बोल रखा था ना कि अरे मेरी तो नई गाड़ी है, गाड़ी तो मेरी खराब हो ही नहीं सकती। वहां भी ये लोग सोचने लगते हैं कि कैसे मैं गाड़ी को ले जाऊं ठीक करवाने। लेकिन एक जब वो सफर कर रहे होते, मेंटली डिप्रेशन या एंजाइटी फील करते हैं कोई भी चीज को लेके, वो फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, खुद उनका पर्सनल हो सकता है, लेकिन वो अवेयरनेस की कमी है, वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं कि इसे भी ठीक करने की जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत है। और मेंटल हेल्थ अगर लोग एक सर का कहना है कि अगर कोई बाइक को, कोई अपनी घर को अगर प्रॉपर्टी मानते हैं तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे घर का क्यूआर खराब हो गया हो, बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम, तो तुरंत एक गैराज को या फिर मैकेनिक को बुला के वो ठीक करवाते हैं। बट स्टिल लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि जो खुद की शरीर जो है, जो ये माइंड है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है, इसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। इसमें बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो शायद किसी साइकेट्रिस्ट से डिस्कस करने पे वो उसका कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं। हाँ, तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। जैसे मनोचिकित्सा और मानसिक रोग, जो लोगों के जो इन दोनों चीजों में जो आज के लोगों में क्या, मतलब गलत फहमियां क्या है? आपको क्या लगता है कि लोग भ्रमित है मनोचिकित्सा को लेकर कि क्या होगा, किसी के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसको कैसे आप बताओगे? सोशल टैबूज जो है ना, लोग ये समझ नहीं पाते हैं अभी भी। अपने यहाँ जो है वो बताते हैं लोग कि अरे वो तो कहीं आज पता चला कि उन्होंने कहीं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने के, क्या प्रॉब्लम क्या है ना, इस कदर बात करते हैं कि वो एक सोशल टैबूज के माध्यम से देखते हैं। ये
समाज में एक लगता है कि वो कलंकित काम कर रहे हैं, लेकिन वो कितने अवेयर है ये नहीं समझ, कितनी बड़ी पॉजिटिविटी छुपी हुई है उस फैमिली में। यदि कहीं कोई लोग सफर कर रहे हो मेंटली और उन्हें हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स के पास ले जा रहे हैं, तो ये एक अपने यहाँ एक थॉट है, लोगों की विचारधारा है जिसे समझने की जरूरत है कि ये एक सोशल टैबूज नहीं है, ये जरूरत है, उन्हें नीड है। ये आदमी को हमेशा ध्यान रखना होगा कि इन्हें कहीं ना कहीं, यदि किसी भी इंडिविजुअल को आप देख लें, यदि आपको लगे कि वो अचानक से अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, अलग रह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं उनका ठीक से बेहतर हो पा रहा है, आई कांटेक्ट वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं किसी के साथ, तो ये एक यदि कंटिन्यू बना रहे हैं तो लोगों को समझनी चाहिए कि इन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। ट्रीटमेंट भी हम नहीं कह सकते हैं इसको, इनको साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। लोग इसे सोशल टैबू, एक छोटी सी चीज है ना, इसे भी समझने लगते हैं कि नहीं, ये तो वहां ले जाने का मतलब है कि ये पगला गया है, बौरा गया है, खत्म है। इतनी आप देखें ना, आप बिहार में देखें या हमारे नॉर्थ इंडिया में देखें आप, कि जितने भी हैं अपने लोकल, पटना में देख लें, हाजीपुर में देख लें, समस्तीपुर में देख लें, कि मेंटली जो भी इम्बैलेंस लोग हैं वो यूं ही सड़क पे घूम रहे होते हैं, नहीं मालूम, उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है ना हम लोगों के पास। अच्छा, ये जैसे जनरल पॉपुलेशन में आपको क्या लगता है, मतलब जैसे अगर आप एज ए साइकेट्रिस्ट घूमते हो, आसपास लोगों को देखते हो, तो कितने % लोगों को वो साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है? जो आपने बताया कि काउंसलिंग की जरूरत है, ये कितने % लोगों को, आप कितने % लोगों को टोटली फिट मानते हो मेंटली, और कितने % लोगों को बोल सकते हो कि इन्हें कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा प्रॉब्लम है जो कि ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो शायद ठीक हो जाएगा? मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं होगा जिसे कि साइकोलॉजिकल हेल्प ना चाहिए। हर इंडिविजुअल के लाइफ में स्ट्रगल है, कोई भी हो, हमेशा वो उनका कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल अकेले लाइफ नहीं जी रहा होता है, उसके सोसाइटी में डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग हैं, डिफरेंट मेंटल स्टेटस के लोग हैं, तो उनको उनके साथ जीना होता है, अकेले वो जी नहीं रहे होते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि हर हमेशा जो है उनके तरीके से वो नहीं होगा ना, उनका अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, इनका कुछ अनुमान, कुछ और एक्सपेक्टेशन कुछ लेके आएंगे सामने वालों से, और इनका जो है वो रहेगा कि अरे ये कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता था, उन्हें ये तो एक छोटी सी बात है, इसमें भी लोगों को साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत होती है। वो आराम से काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं। जैसे आप ले लें मैरिज काउंसलिंग, यदि कि बिफोर मैरिज काउंसलिंग, आफ्टर मैरिज काउंसलिंग की तो थोड़ी बहुत है कि लोग आप समझते हैं कि हाँ, कपल्स में यदि कोई तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो तो मुझे जाके संपर्क करनी चाहिए। बिफोर मैरिज भी आपको काउंसलर से संपर्क करने की जरूरत है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि यदि इनके साथ कुछ भी ऐसा बिहेव देखने को मिल रहा है जो कि नॉर्मली लोग नहीं रखते हैं, तो वहां चाहिए कि तत्परता के साथ, जितनी तत्परता के साथ एक बुखार के लिए आप टैबलेट लेते हैं, जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं, उसी तत्परता के साथ, उससे बड़ी तत्परता दिखाने की जरूरत है। क्योंकि यदि वो आप साइकोलॉजिकली उन्हें नहीं तुरंत से उनको हेल्प पहुंचाते, प्रोवाइड करते हैं, उनको सॉल्यूशन नहीं देते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी धीरे धीरे डेवलप हो सकते हैं। मतलब उन्हें स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एग्रेशन होगा उनका, एग्रेशन के चलते वो वायलेंट बिहेव कर सकते हैं, इस तरह का आ सकता है। जैसे आपने बोला ना कि सभी को जरूरत है, तो आप पर्सनल क्वेश्चन है कि क्या कभी आपको लगा है कि आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस करना चाहिए खुद के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे हाँ, होता क्या है ना, आपको इंडिविजुअल जब कभी अपने आप को जब वो एनालाइज कर रहे होते हैं, तो खुद की कमियां जो है, जैसे साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं, असेसमेंट होते हैं, असेसमेंट जब वो आप करवाते हैं, हम लोग बच्चों से करवाते हैं, किसी पेशेंट से करवाते हैं, तो वहां तो उनको मैं सजेस्ट करता हूं कि वो चूंकि साइकोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं होते हैं ना, तो उन्हें मालूम नहीं होता है ना, तो उनको हम लोग जिस तरह से बताते हैं कि इस तरह से आपको एसेस जो किया जाना है, वो सवालों का जवाब देना है। लेकिन खुद इंडिविजुअल्स जो होता है ना, उन्हें पता होता है, अपनी बारीकियों के बारे में मालूम होता है कि मुझे क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए।
वहाँ क्या होता है तो बायस हो जाता है। Bias। जो असेसमेंट हम करते हैं ना वो, और जब उसकी एनालिसिस की जाती है तो वो बायस हो जाता है साइकोलॉजिस्ट खुद को लेके, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। तो वो बेहतर है कि आप किसी ना किसी से कंसल्ट करते रहें। जब भी मुझे भी यदि इंडिविजुअली कभी कोई इस तरह का फील हुआ है तो मैं कंसल्ट करता हूँ। सीनियर कंसल्टेंट से जी, बिल्कुल। चलो ये बहुत अच्छा था। करनी भी चाहिए लोगों की। एक जो जनरल सवाल है कि आज के टाइम में, लाइक प्रेजेंट टाइम में, सबसे ज्यादा जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, जैसे आपने बताया कि मेंटल डिसऑर्डर्स है, वो कौन से है? बच्चों में या दोनों तरह से बता दीजिए, एक बच्चों का और एक एडल्ट्स के लिए भी आप बात कर सकते हो। मैं बता सकता हूँ कि सबसे ज्यादा बच्चों या एडल्ट्स दोनों के लिए बोल रहा हूँ। एंजाइटी मैं देखता हूँ कि एंजाइटी ये नहीं है, एंजाइटी होना एक पॉजिटिविटी भी है, एंजाइटी होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए। हाँ, आपको यदि बच्चों को यदि एंजाइटी ना हो कि मुझे पढ़नी है, ठीक है ना, वो एंजाइटी ना हो तो वो पढ़ेंगे नहीं। वो एंजाइटी, उसको एंसस कहते हैं एक तरीके से। हाँ, एंजाइटी नहीं कर सकते, एंसस होनी चाहिए। तो एंजाइटी का ही वो एक फॉर्म है। और वो एंजाइटी यदि बस मैं मेंटली सोच रहा हूँ मैंने ये पढ़ा नहीं, ये एग्जाम मेरा आ रहा है, बस सोच रहा है लेकिन वो बिहेव में नहीं आ रहा है, बिहेवियर में वो दिख नहीं रहा है, तो एंजाइटी वो धीरे धीरे डेवलप होके और भी साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम्स डेवलप करते हैं, जो कि आगे जाके डिप्रेशन में आते हैं। और डिप्रेशन ही वो जब एक बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पहुंच जाता है तो वो जाके हम लोग देखते हैं कि वो सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एंजाइटी जो है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन चीजों से लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं आजकल। ये कॉमन जो बिल्कुल प्रॉब्लम्स है ये। बिल्कुल बच्चों से लेके मैं बच्चों में भी बता रहा हूँ कि देखते होइएगा कि आप स्कूल से आते हैं बच्चे, तो वो पेरेंट्स को ध्यान रखनी होगी कि बच्चे जब स्कूल क्या से आते हैं, पेरेंट्स को आप देखिएगा ना कि बच्चे जब आते हैं ना स्कूल से, अब नॉर्मली देखिएगा कि जैसे लंच बॉक्स दिए आप, बच्चे खाते ही नहीं है लंच, करते नहीं, लंच वापस लेके आ गए। तो वो ये नहीं है कि उनको वो पसंद नहीं है या भूख नहीं लगती होगी, भूख लगती होगी। अब बाय डिफॉल्ट 6-8 घंटे के बाद तो किसी को बिल्कुल टाइम फिर भी वो लंच नहीं करके आते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल बताया। फिर आप देखें कि वो आते हैं और उनसे यदि कोई भी तरह का बात करो तो वो स्कूल की बातों को इग्नोर करके चलते हैं। नहीं, मुझे उन टॉपिक पे, नहीं पेरेंट्स के साथ बात कर रहे थे, नहीं मुझे कुछ और टॉपिक्स पे बात करना है, छोड़ो स्कूल में जो हुआ मैंने वो देख लिया, वो होमवर्क में जो भी है कर लूंगा। लेकिन नहीं, यदि बच्चे इस तरह से इग्नोर करें तो कुछ अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। उनका एक पीयर ग्रुप कैसा है, किन बच्चों के साथ वो ज्यादातर समय गुजारते हैं, स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव क्या माहौल है, और बच्चों के साथ जो भी टीचर्स हैं वो किस तरह से पेश आते हैं, कौन उनके ज्यादा क्लोज हैं, ये सब पेरेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। वो भी इग्नोर करते हैं कि बच्चों को चलो है कुछ भी टीवी खोल दिया, मोबाइल दे दिया उनको, ताकि मैं अपने आप को नहीं। वहां जरूरत है कि पेरेंट्स उस चीज पे ध्यान दे। यदि बिहेव इसका बच्चा आ रहा है, बच्चा लंच नहीं करके आ रहा है, वापस लेके आ रहा है, हमसे बात नहीं करना चाह रहा है, इग्नोर कर रहा है मेरी बातों को, वहां ध्यान देने की जरूरत है। वहां तुरंत से तत्परता के साथ काउंसलर से संपर्क करनी चाहिए। एक जब बच्चों की बात आई है तो मेरे मन में एक सवाल है। पहले जब हम पढ़ा करते थे या फिर हमसे पहले जिन लोगों ने पढ़ाई की है स्कूल्स में या फिर ट्यूशंस में, तो वहाँ पिटाई बहुत आम होती थी। मतलब बच्चों को कह लीजिए कूट दिया जाता था। अब क्या है कि अब पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को पीटा जाए, मतलब फिजिकली उनको पनिशमेंट दिया जाए। फिजिकल पनिशमेंट जो मतलब स्टिक से पीटना है या फिर जोर से डांटना भी शायद पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो? ये पढ़ाई के साथ ये जो फिजिकल पनिशमेंट है ये जरूरी है या नहीं जरूरी? एज अ काउंसलर, एज अ साइकेट्रिस्ट आप कैसे इसको? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको बच्चों को फिजिकली पनिशमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उन्हें कैसे टैकल किया? हाँ, उन्हें टैकल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप बच्चों को जैसे वो आप लग रहा है कि वो एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम अपने आप को उतना टाइम नहीं देते हैं हमेशा, या ज्यादा पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं, खेल पे नहीं ध्यान देते हैं, या खेल पे ध्यान देते हैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह के केसेज आते हैं। तो वहां उनको ये हमें देखना होगा कि
डांट के नहीं, हर बच्चों के लिए एक इंसेंटिव होता है, उन्हें कोई ना कोई चीज अच्छे वर्क के लिए इंसेंटिव देनी चाहिए, और जो भी वो बुरे काम करते हैं वहां इंसेंटिव देना बंद कर देनी चाहिए। ये भी एक टाइप का पनिशमेंट ये है। आप रिवार्ड ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो कि अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो उसे एक छोटा सा रिवार्ड हो, और जैसे ही वो कुछ गलत बिहेवियर कर रहा है या फिर जो वो रिवार्ड बंद कर देना, अनवांटेड बिहेवियर है तो उसके लिए वो रिवार्ड बंद कर दिया जाए। तो इससे बच्चों अपने आप को वो समझ लेते हैं कि नहीं, मुझे इस तरह से यदि बिहेव करना है तो मुझे इंकरेज मिलता है पेरेंट्स से, मुझे कुछ इंसेंटिव मिलता है, तो वो भी एक टाइप का पनिशमेंट है, इंसेंटिव ना देना। तो इस तरह से अवेयरनेस लाने की जरूरत होती है। ये मैंने बस एक एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जैसे सवाल है कि जैसे हमारे घर में कोई मेंटल प्रॉब्लम्स कैरी कर रहा है, तो फैमिली मेंबर्स उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं ओवरकम करने के लिए? मेंटल प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप्स के रहे होंगे, जो भी फैमिली आप बता रहे हैं, आप थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे क्या? जैसे मान लेते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी 12th में मार्क्स कम आ रहे थे, मतलब मुझे पता है 6 महीने में मेरे एग्जाम्स है और मैं एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, तो या फिर कुछ चाहिए मुझे, उसके लिए मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे नहीं दिला दे रहे पेरेंट्स, या फिर तो बाकी के फैमिली मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कैसे टैकल किया जाए? उसके लिए कोई टिप्स देना चाहो? हर इंडिविजुअल के पास जो है ना रीजंस होते हैं इसके, कि वो जैसे आपने बताया कि आप कुछ चाह रहे हो पेरेंट्स से, वो नहीं दिलवा रहे हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स को चाहिए ना कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने का प्रयास करें कि कितनी जरूरत है और ये क्यों जरूरत है इसे, कितना अहम है इसके लाइफ में, इसके एजुकेशन के लिए, इसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। जो भी चीज हमसे वो मांग रहा है वो स्कूल से पता कर सकता है, खुद उससे पूछ सकता है, अपने बच्चों से पूछ सकता है। यदि बच्चा थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है, लगता है कि नहीं ये बस यूं ही मांग रहा है, हो सकता है कुछ और एजुकेशन से नहीं लेना देना इस चीज का, तो पेरेंट्स इस चीज को तय कर लें। रीजंस तो होंगे कुछ ना कुछ क्यों वो मांग रहा है, रीजंस तय कर लें कि यदि वो उसके बेहतर भविष्य के लिए है और उसके लिए जरूरी है वो चीज, तो वो जरूर से दिलवाएं उनको, बिल्कुल दिलवाएं। आप वो डिपेंड करता है ना कि वो क्या मांग रहा है, उनका सोशियो इकोनॉमिक क्या है, फैक्टर क्या है, वो शायद यदि बच्चा ना समझ रहा है तो वो भी समझाने की जरूरत है, तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्या वो चीज हम किसी से लेके यूज कर सकते हैं, या क्या वो ऐसा चीज है जो कि हम बता सकते हैं कि चलो हम बेहतर तरीके से कहें और हम देख लेंगे, तुमने जो है उतना उसका तुम यूज कर लो, फिर बाद में हम लोग बाद में देखेंगे कि तो दिलवा सकते हैं हम लोग। ये दिलासा भी दिया जा सकता है कि चलो आगे नहीं, झूठा दिलासा बिल्कुल नहीं। दिलासा मतलब ऐसा नहीं, झूठा दिलासा नहीं, मतलब कि आगे इस चीज को पूरा कर देंगे, अभी हम इस तरह से तैयार नहीं है कि हम ये अफोर्ड कर, बिल्कुल ये अभी मुझे इस चीज के बारे में अवेयर कराना कि हम सोशियो इकोनॉमिक तरीके से उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, एफर्ट नहीं लगा सकते हैं उसमें। अभी इससे बेहतर ये कर लेना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। इस तरह से उसे हमें बात करनी होगी। एक जो आपने बताया था कि डिप्रेशन, जी, तो डिप्रेशन एक तरह का मेंटल प्रॉब्लम है। मुझे समझ में आता है कि मेरे आसपास में बहुत सारे लोग शायद डिप्रेशन के शिकार है पर वो बताते नहीं हैं, तो इसके लक्षण क्या है और कब किसी साइकोलॉजिस्ट से उन्हें कंसल्ट कर लेना चाहिए, अन्यथा ये बहुत बड़ी बीमारी बन जाए, उनके लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये आप अगर बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये लोग समझने का प्रयास ही नहीं करते। देखिए होता क्या है ना कि इंडिविजुअल यदि परेशान है, हर इंडिविजुअल के पास एंजाइटी है, हर इंडिविजुअल स्ट्रगल कर रहा होता है। अब उसका लेकिन वो बिहेव जो है, वो जो भी अनवांटेड बिहेव वो कर रहा है, वो कितने दिनों से परसिस्ट कर रहा है। तो आपको हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरह का, आप जैसे 3 या 4 महीने से 3 या 4 वीक से ज्यादा यदि लग रहा है कि किसी में कोई भी चीज को लेके वो बिल्कुल आइसोलेट कर रहा है अपने आप को, घर में किसी से बात नहीं कर रहा है, यदि बर्थडे पार्टी भी हो रही है घर में तो वो कहीं कोने में जाके बस यूं ही बैठ रहा है, वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, मेंटली प्रेजेंट नहीं है वहाँ, मेंटली फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली होने के बाद भी वो मेंटली नहीं है, बिल्कुल एब्सेंट है मेंटली। तो वो बात नहीं करना चाह रहा हो, उसके पास कोई बातें नहीं होती हैं बात करने के लिए, क्या उससे पूछो कोई भी चीज में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है।
तो ये लगे कि एक एग्जांपल मैंने बताया, ये लगे कि ये कंटिन्यू एक तरीके से 3 या 4 वीक से यदि वो परसिस्ट कर रहा होता है, तो मुझे समझनी चाहिए कि इसे साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। और वो उसी समय में, यदि शुरुआत में ही ये मैं बता रहा हूँ, ये तो थोड़ा सा लेट हो गया जो अभी मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ। हाँ, एंजाइटी जब लगे कि इनिशियल स्टेज में है, वो 3 या 4 महीनों से मुझे दिख रहा है कोई ना कोई चीज लेके वो परेशान है, कोई भी इंडिविजुअल, तो मुझे उसी वक्त जरूरत है कि उसे तत्काल मैं साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से दिखवाओ, वो उन्हें उसका एसेस करें। वो उस समय वो टोटली क्योर हो सकता है, बिल्कुल क्योरेबल है वो उस समय, लेकिन वही जाके डिप्रेशन में डेवलप हो जाता है वो एंजाइटी। यदि हम एक सही वक्त पे यदि हम नहीं उसको साइकोलॉजिकल हेल्प पहुंचा पाते हैं तो वो डेवलप हो जाता है स्ट्रेस में, फिर डिप्रेशन में आ जाता है वो, जाके आगे और भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए वो भी रास्ते खुल जाते हैं। तो वो बेहतर है कि वहां तक ना जाए। एक एंजाइटी जब भी ये परसिस्ट करता रहे 3 या 4 वीक तक लगातार, तो कोशिश करें कि मुझे किसी से कंसल्ट करें। बिल्कुल कंसल्ट करें। एक साइकोलॉजिस्ट और एक जैसे मैं जनरल बात करूं तो लाइक मेरा कोई फ्रेंड है जिससे मैं कुछ बातें कर लेता हूं तो मन हल्का हो जाता है, कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूं तो रिलैक्स फील करता हूं। और एक साइकोलॉजिस्ट, तो इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, ये थोड़ा सा फर्क है। आपके जो दोस्त होंगे ना, ठीक है, देखिए साइकोलॉजिकल जो भी एक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उनके प्रोफेशन का सबसे बड़ा एक पहलू होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, प्राइवेसी। वो बहुत जरूरी होता है रखने के लिए। आप अपने दोस्त के पास भी ना कोई बहुत बड़े एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से यदि सफर कर रहे होते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें होते हैं आप दोस्त के पास भी शेयर नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल बोलता है कि एक वो मेरा दोस्त है, मैं हर चीज शेयर कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पाता है। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, वो मालूम होता है कि वो प्राइवेसी रखेंगे, मेरी बातों को कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे। आपका तो जो फ्रेंड सर्किल है और भी लोगों के साथ होगी ना, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ भी वो क्लोज हो, एक फियर होता है अंदर से कि कब वो बात बता। देखिए, क्योंकि आप एक तो सफर कर रहे होते हैं, आप कैसे बिलीव कर सकते हैं, किसी पे कर ही नहीं सकते हैं। कोई यदि बोलता है कि मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं शेयर करूंगा, मैं बिलीव नहीं कर सकता, बिलीव कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम लेके आ रहा होता है ना। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वो केवल एक साइकोलॉजिस्ट जो थर्ड पर्सन है, वो वही उम्मीद करेगा कि वो मुझे हर चीज मैं इन्हें बता सकता हूँ और मुझे ये प्राइवेसी भी रखेंगे। एक सवाल जो जैसे कोई लेट इट बी कि मैं एक पेशेंट हूँ, मैं आपके पास आया, तो हाउ विल आई बिलीव कि आप ये कॉन्फिडेंशियल रखोगे? क्योंकि आप मेरी काउंसलिंग कर रहे हो, मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ भी काउंसलिंग कर रहे हो, तो जब आप सॉल्यूशन बता रहे हो तो शायद आप कुछ हिंट्स दे दो किसी फैमिली मेंबर को कि ये चीजें उसके दिमाग में चल रही है, तो मैं कैसे आप पे बिलीव करूं? इसके लिए इसको कैसे आप अगर मेरे मन में ये फियर है, इसको आप कैसे दूर करोगे? आपको मैं बताता हूँ। आपने जो ये पूछा ना, ये काउंसलर जो होते हैं या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो सबसे पहला स्टेज होता है ये जो आप अभी बात कर रहे हैं, वो उस स्टेज को कहते हैं रेपो बिल्डिंग, ठीक है। वो उसमें क्या करते हैं ना, ये सेशंस आते ही मैं आपसे प्रॉब्लम नहीं पूछूंगा कि हाँ आप बताएं कि क्या साइकोलॉजिकल है, तो वो फिजिकल थोड़े ही मैंने आला लगाया और बता दिया, नहीं, वो ऐसा तो नहीं है बुखार है दे दिया, पैरासीटामोल दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं। इसमें होता क्या है ना कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, यदि आप मेरे पास आए, आप एक पेशेंट है मान के चले, तो वहां हम आपसे 2 या 3 सेशंस तो मुझे आपसे रेपो बिल्ड करने में जाता है। मैं आपके इंडिविजुअल मैं उस समय आपकी बस सुनूंगा केवल, मैं जानना चाहूंगा कि आप यदि मेरे पास आए हैं तो आप बहुत सारी चीजों को लेके आ रहे हैं ना, और वो चीजें पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव होंगी, और वो नेगेटिव चीज आप इतनी आसानी से तो शेयर नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, तो वो 2-3 सेशंस मुझे लगेंगे आपको समझने में। और ये कोई भी काउंसलर जब अपनी काउंसलिंग की शुरुआत करते हैं, साइकोलॉजिस्ट यदि थेरेपी देना शुरू करते हैं, तो वो रेपो बिल्ड के ही तहत वो बताते हैं कि हम लोग के प्रोफेशन का जो है, ये एक कमरे में हम लोगों के बीच बात जो हो रही है ना, ये हमारे तक है। मुझे आपसे आपके ट्रीटमेंट, आप जब अपने आप को वेल फील करोगे, लगेगा कि मैं बहुत ही, जिस तरीके से मैंने काउंसलिंग रूम में इन किया, और जब आप लौट रहे होते हैं ना, तो उसके बाद तक ही मेरा रिलेशन खत्म, उसके बाद
उसके बाद फिर हमारी रिलेशनशिप तभी शुरू होगी जबकि आप फिर से कोई चीज लेके आओगे मेरे पास। तो ये प्राइवेसी जो है वो सबसे जरूरी चीज है आपके लिए भी। मैं उनके लिए पहले चाहूंगा कि मैं उनको फील कराता हूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और मेरे प्रोफेशन के लिए भी। यदि आपकी बातें, यदि मैं हर जगह यदि बात करूं तो स्वाभाविक है आपके बाद आप मेरे फर्स्ट एंड लास्ट तो नहीं हो ना। बहुत सारे लोगों के पास इस तरह की प्रॉब्लम्स है, वो आएंगे मेरे पास। तो ये मेरे प्रोफेशन का सबसे पहला शर्त होता है कि प्राइवेसी रखनी है। कोई भी इंडिविजुअल, वो मेरे भाई क्यों ना हो, मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, ये प्राइवेसी से ही शुरू होती है। तो इसीलिए ये जरूरी है। और वो अच्छा, आप तब बताएंगे मुझे। एक मेरे मन में सवाल है कि मानसिक इलाज में, ये थेरेपीज में, मेडिसिन और थेरेपी में क्या अंतर है? लाइक ये जो मेंटल ट्रीटमेंट जो होता है, मेंटल इलनेस का जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें मेडिसिन और थेरेपी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये आप इससे पहले आप जितने भी आपसे मतलब सवाल हुए हैं, आपने मनोचिकित्सक शब्द का प्रयोग किया है। साइकेट्रिस्ट वो एक्चुअली एमबीबीएस जो होते हैं ना, उनका स्पेशल फील्ड होता है, वो साइकेट्रिस्ट होते हैं, मनोचिकित्सक। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है उस फील्ड से आते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन होता है उसमें। तो ऐसा कोई डिजॉर्डर जिसमें कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से उनके सिम्टम्स डेवलप हुए हों, और एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसका काम है कि साइकोलॉजिकल टूल्स के माध्यम से वो, क्योंकि आपको जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास उतना वक्त नहीं होता है और उनके पास उस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है कि वो एक इंडिविजुअल से किस तरीके से, एक पेशेंट से बात करें, उनके साथ किस तरह से पेश आना है, उसकी ट्रेनिंग उनको उस तरीके से प्रॉपर नहीं होती है। वो एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स जो होते हैं उनके पास होती है। तो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स जो होते हैं ना, वो डायग्नोज करते हैं कि एक्चुअली एसेस करने के बाद इसका सिम्टम्स जो है वो फलाने डिजीज से रिलेट कर रहा है। और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, वो आपको उस सिम्टम्स को कम करने के लिए, किसी का एग्रेसिव बिहेवियर है, किसी का यदि वो सैडनेस है, वो हमेशा एकांत जगह पे रहते हैं, तो हो सकता है कि उनमें, अब उनका फील्ड होगा, वो ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे कि हो सकता है शरीर में आयोडीन की कमी हो, सोडियम की कमी हो। किस वजह से? सोडियम की वजह से भी जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि वो डेवलप होता है। तो वो बायोलॉजिकल एक तरह का मेडिसिन देते हैं कि वो हार्मोनल सेक्रेशन को बैलेंस करते हैं जिस चीज की कमी है। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उन चीजों को दूर करते हैं जो कि यदि साइकोलॉजिकल रीजन से आया है, जो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आया है, जो कि कोई हर्ट के वजह से आया है, किसी के क्लोज फ्रेंड हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनकी डेथ होने की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। किसी का आपको स्कूल्स में यदि बुलिंग किया गया हो, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहता है। हाँ, तो वो जो है उसको साइकोलॉजिस्ट ही दूर कर सकते, वो मेडिसिन से दूर नहीं होता है। मेडिसिन से तो वो सिम्टम्स तो खत्म हो जाएंगे ना, लेकिन वो बच्चा जब अपने स्कूल फिर जाएगा, तो वो फैमिली मेंबर जो फिर से अपने फैमिली में जाएगा, वो माहौल जैसे ही मिलेगा वो फिर से डेवलप होना शुरू हो जाता है। उस घरेलू हिंसा में मतलब जो उसके पीड़ित है जी, उसको कैसे साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट, जो डिसऑर्डर्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो तो बाहर के लोग तो है नहीं उसमें, घर के ही लोगों से वो कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं। तो वो जो पीड़ित लोग हैं वो घर में सबसे ज्यादा किसके क्लोज हैं, उनसे बेहतर काउंसलर उनके लिए कोई नहीं हो सकता है, उनसे बेहतर साइकोलॉजिस्ट उनके लिए कोई नहीं हो सकता है। तो जरूरी है कि वो इंडिविजुअल से वो साइकोलॉजिस्ट बात करें, उन दोनों से बात करवाएं पहले, फिर साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं उस इंडिविजुअल से जो कि उसके क्लोज हैं। वो सारा इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टिव थेरेपी में ये नहीं आता है, ये इनडायरेक्टिव थेरेपी होता है जिसमें कि डायरेक्टली साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं शुरुआत से। वो फर्स्ट ऑफ ऑल जानने का प्रयास करते हैं हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुई थी, ये मतलब रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें वो पूरी फैमिली हिस्ट्री जाननी पड़ती है ना। यदि
वो उस घर में बहू हैं या बेटी हैं तो वो उनका ब्रॉटअप किस तरह से हुआ था, या बहू हैं तो वो जिस घर से भी आई हैं उनका शादी किस कंडीशंस में हुआ था, वो उसमें एक थ्रू आउट एक फैमिली काउंसलिंग से हम लोग को गुजरना पड़ता है। वो दोनों साइड के फैमिली हो सकते हैं, तो वो हम लोग को एक लंबा सेशंस उसमें देना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, रीजन क्या है, कहां से ये शुरुआत हुआ है, उस हिस्ट्री को हम लोग जानते हुए तो वहां जाके उन चीजों को दूर करने का धीरे धीरे थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये, लेकिन वो धीरे धीरे हम लोग को जानना होता है, केवल रीजन जानना होता है। रीजन जानते ही प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है। आप गौर करिएगा जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के मामले होते हैं ना, उसमें आपको बात कुछ नहीं होती है, लेकिन वो कोर्ट तक भी जाती है, कोर्ट तक भी बात कुछ नहीं होती है। यदि वो साइकोलॉजिकली कोई लोग उसे जो क्लोज हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसकी बातों को, वो जो भी पीड़ित होते हैं वो बहुत सारी चीजों से सफर कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकली, फिजिकली हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, वो बहुत सारी चीजों को सफर कर रहे होते हैं। जरूरी है कि उनको सुनना जो किया जाता है जबकि वो सफर कर रहे होते हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि उनका केयर करना। नहीं तो वो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से सुनने को मिलती है, जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं। बहुत एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और ये जरूरी होता है कि फैमिली के जो भी कोई ना कोई मेंबर से जरूर वो क्लोज होती हैं, और सबकी अपेक्षा थोड़ा बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। वहां हमको उनसे बात करने की जरूरत है, फिर पेशेंट से बात करने की जरूरत है, और एक प्रॉपर फैमिली काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। डाइवोर्स के केसेस में जो कोर्ट कहता है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से मिलो, एज मतलब कंसल्ट करो, शायद आप डाइवोर्स आपका रुक ना हो। इस मामले में जब इस तरह के केसेस आते हैं तो आपका जो दोनों लोगों के से एक कॉमन सवाल जो आप सबसे ज्यादा पूछते हो कि क्या है, ये क्या होता है? ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तो आप जब कोर्ट की बात करें कि कोर्ट में जाने के बाद वो लोग मुझे पता है कि शायद कोर्ट में जाने के बाद बिल्कुल ये प्रावधान है आपको, हर जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का प्रावधान है, वहाँ आपको एक मीडिएशन सेंटर हुआ करता है। इस तरह के मामले जब भी आते हैं ना तो मीडिएशन सेंटर में काउंसलर्स ही होते हैं, वहाँ वो काउंसलर्स के पास उन्हें भेजा जाता है कि देखिए ये एक आप लोगों ने जो साथ रहने का तय किया था ना, एक वक्त पे साथ रहेंगे, 7 जन्मों की बात की जाती है ना वहाँ, तो ये 7 जन्म तो अभी कुछ महीने या साल बीते हैं, ठीक है ना। बेहतर होगा कि आप जाके एक बार बात करें, ठीक है। खुद मैंने इसमें किया है, आपको मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैंने पहले प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की, तो वो मेरे प्रोफेसर केस अगर आप डिस्कस करना चाहो कुछ इस तरह का, तो वो जब वो आते हैं ना तो अब 22 या 23 साल उनकी शादी का वो बीत चुका है। अब समझ सकते हैं कि 22 और 23 साल बिताने के बाद जो है बच्चे स्टडी कर रहे हैं बाहर, बिल्कुल, और उनकी शादी वो लव मैरिज था उनका, और बेहतर तरीके से दोनों कपल रह रहे थे। अचानक 1-2 साल से ऐसा क्या हो गया कि उनके बीच वो है, तो होता क्या है ना कि वो जब इंडिविजुअल जब शादी हुई होती है उनका, तो वो उनका कॉग्निशन जो है, कॉग्निटिव एक डेवलपमेंट होता है हर इंडिविजुअल के पास, वो उनका उस लेवल का नहीं हो पाता है। वो सही या गलत उस तरीके से तय नहीं कर पा रहे होते हैं। वो हो जाए, जैसे अब 16 साल या 15 साल में शादियां हो रही हैं आजकल, लव मैरिज लोग कर ले रहे हैं। गवर्नमेंट तो 21 का रखा है, पर हाँ कर ले रहे हैं, हाँ वो गलत है, लेकिन वो कर ले रहे हैं। वो अवेयरनेस की कमी है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो उसी तरह का मामला था। वो एक तरह से चाइल्ड मैरिज ही था उनका। अच्छा, ठीक है। वो जब वो 35 से 40 के बीच में एज में आए तो दे आर विलिंग कि नहीं, अब हमें असल में तब समझ आती है उनको कि एक्चुअली असल में उनको तब समझ आती है कि अरे हम दोनों का तो कुछ मैच था ही नहीं, ये हम लोगों ने तय कैसे किया। मुझे उन्होंने बताया कि सर जब मैंने शादी करी थी ना तो मुझे एहसास ही नहीं था, एक मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था कि सही या गलत क्या हो सकता है। बस एक जुनून में शादी कर लिया, एक जुनून था कि बस शादी कर लेना है। हम लोग को शादी किया, और हम लोग ऐसा नहीं कि बस 2 या 3 साल से, प्रॉब्लम तो बहुत पहले से हुआ था, लेकिन ये 2-3 साल से ऐसा हो गया है ना कि हम लोग अब साथ नहीं रह सकते हैं। तो देखिए वहां होता क्या है ना, हम काउंसलर्स भी जब वो मीडिएशन सेंटर में आते हैं तो
काउंसलिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता क्या है ना कि आप उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। हम लोग के प्रोफेशन में भी बायस नहीं होना है, मुझे दोनों पक्ष का सुन के, और कोई हम सजेस्ट नहीं करेंगे ये कर दीजिए तो ये बेहतर होगा। हम उनको एक बहुत सारे रास्ते बताते हैं, हाँ, ऑप्शंस बताएंगे कि इस तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हो, ये रिश्ता ना टूटे। जी 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 जी। उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करता हूँ वहाँ, और उसमें से उन्हीं कपल्स को बोलता हूँ आप सेलेक्ट कर लें कि इसमें क्या बेहतर होगा, ये चूज द राइट ऑप्शन वाला। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक, हाँ ठीक है सर, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों, अभी बच्चे तो बाहर रह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि ठीक है साथ तो रहेंगे, लेकिन हाँ एक जगह नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ हम लोग साथ हैं, अभी रह के देखते हैं इस तरह से, ठीक है उस तरह से देखते हैं। फिर एक ऑप्शन जब खत्म होता है कि फिर दूसरा, ना एक टाइम देने का हम लोग कोशिश करते हैं कि एक इस तरह से टाइम दिया जाए कि वो देखें कि बेहतर, आप क्या रीजन था कि वो 7 जन्मों की कसम बस इतने ही दिनों में आप तोड़ के जा रहे हैं। तो वो ऐसा यही सवाल होता है हम लोग का सबसे पहला कि क्या ऐसा बात हो गया, क्या बात हो गई। हाँ। ठीक है, जैसे एक डाइवोर्स का केसेस जब आता है तो उस केस में इन्वॉल्व जो उनके बच्चे होते हैं, जब आफ्टर 10 साल बाद जब लाइक कि पेरेंट्स सेपरेट होना चाह रहे हैं, तो एक बच्चा है, 2 बच्चा है, लाइक 10 साल 12 साल शादी हो गई तो 2 बच्चे होंगे बाय डिफॉल्ट केसेस में, एक तो से बाय डेफिनेट होगा। तो उस बच्चों के माइंड पे क्या असर पड़ता है इसका, और उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ की काउंसलिंग की जाती है, नहीं की जाती है, या फिर की जाती है तो उसको कैसे टैकल किया जाता है ये? इस तरह क्योंकि बच्चा क्या चाहेगा कि दोनों मम्मी पापा दोनों साथ में, क्योंकि उसने 10 साल जब से वो जन्म लिया तब से देख रहा है मम्मी पापा साथ में है, अब वो नहीं चाहेगा कि मैं सिर्फ मम्मी के पास रहूं या फिर पापा के पास रहूं। ये केसेस है, न मदर के साथ वो रहना अकेले पसंद करें, ना फादर के साथ, तो उस केस में कैसे उसको हैंडल करते हैं? इस तरह के मामले जब भी आते हैं ना, तो प्रॉपर एक बच्चों के लिए भी चाइल्ड काउंसलर्स एक्सपर्ट होते हैं वहाँ। अच्छा। वो बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल उस तरह का एक काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें तैयार किया जाता है कि जो भी सिचुएशन है इस वजह से आया है, और जो कानूनी तरीका है वो ये तरीका है, और इसके वजह से आप मम्मी के साथ या जो भी जिस तरह का भी कंडीशन होता है या पापा के साथ आप रहने जा रहे हो। और वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो चाइल्ड एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो उन्हें बारीकी से समझाते हैं, और वो जब वो सेपरेशन का वक्त आता है ना, उस बहुत पहले से उनका सेशन चल रहा होता है बच्चों के साथ, बहुत पहले से। आपको लगभग 10 या 12 सेशंस उन्हें बच्चों को दिए जाते हैं, उसके पेरेंट्स को दिए जाते हैं, तब जाके बच्चे को इस तरह से तैयार कर दिया जाता है काउंसलिंग के माध्यम से, ना कि उन्हें प्रेशराइज किया जाता है, उन्हें सिचुएशन, हाँ अच्छा, और कंडीशंस के बारे में बताया एक जो जाता है। चीज है, जैसे 10-12 साल शादी हुई तो बच्चे का एज 5 साल है, 7 साल है, शायद वो उस एज में बच्चे इन सब चीजों को ना समझ पा रहे हो, तो आफ्टर एट द एज जब वो बड़े होते हैं तो उनको जब ये चीजें समझ में आती है, तो क्या वो मेमोरी, क्या वो उनकी जो ये यादें हैं इन चीजों के बारे में, डज दैट इफेक्ट देयर हेल्थ, मेंटल हेल्थ? नहीं, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। देखिए होता क्या है ना कि पेरेंटल बिहेवियर जो है वो हर इंडिविजुअल के लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। वहाँ वो स्कूल्स में तो सबसे बाद में जाता है ना, आप सबसे पहले उसके घर में जो है पेरेंट्स का क्या बिहेव होता है, हाँ, वो वहाँ उसकी जो परवरिश है जो कहते हैं वो कैरी करता है, वो नर्चरिंग होती है बच्चों की कि हाउ टू बिहेव विथ ईच अदर। घर में वो झगड़े देख रहा है और वो जो माइंड में वो जो एक छाप बन गई है उसके माइंड में कि अच्छा ये मम्मी पापा के जो झगड़े होते हैं, इस तरह से बातें होती है, ये एग्रेसिवनेस, तो क्या वो बच्चों के आफ्टर लाइक जब वो 20 साल 25 साल का जब बच्चा होगा तो क्या वो चीजें वो कैरी कर रहा होगा? हाँ बिल्कुल कैरी करता है। हमारे एक ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उनका एक कहना था कि मुझे 5 साल तक का कोई भी बच्चा दे दो, ठीक है, 5 साल का कोई भी बच्चा दे दो, आप मुझे जो बोलो मैं वो उसे बना सकता, क्रिमिनल बोलो क्रिमिनल बना दूंगा, IAS बोलो वो बना दूंगा, ठीक है, आप मुझे बस 5 साल से पहले दे दो। मतलब कहने का ये मतलब था ना कि 5 साल पहले तक उनका डेवलपमेंट जो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो नर्व सिस्टम जो होते हैं वो जो डेवलप जिस तरीके से करते हैं, उनका बिहेव कब किस वक्त डेवलप करा वो सबसे ज्यादा होता है।
4 और 5 के एज में, बिल्कुल। 3 के बाद मतलब वो बिल्कुल। स्टार्ट होता है। और मुझे लगता है 10 साल तक के एज में वो बहुत सारी चीजें उसके माइंड में जो सीखना है वो जी, जी, समझना जी। है, समझने कैसे समझना है, किस चीज को पॉजिटिव लेना है, किस चीज को नेगेटिव लेना है, ये वो जी, समझ रहा ये होता हम है। बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि वो बच्चों के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, उसके मेंटल हेल्थ के बिल्कुल ही करता है। यदि 5 साल तक का बच्चा, उनके पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं तो बिल्कुल इफेक्ट करता है। तो हाँ, ये होता है कि ऐसे पेरेंट्स जो भी अवेयर होते हैं वो ऐसे बच्चों के साथ हमेशा साइकोलॉजिस्ट के संपर्क में हुआ करते हैं। वो उन्हें एक प्रॉपर एक तरीका बताया जाता है कि उनके साथ किस तरह का बिहेव होना है, सोसाइटी में किस तरह की मैसेज दी जानी है लोगों को, कि बच्चों के साथ वो उस टॉपिक पे उस तरह की बातें वो वहां नहीं कर रहे होते हैं, मालूम ही नहीं होता है। बहुत सारा, एक तो प्राइवेसी की बात होती है ना, तो वो इफेक्ट करता है उनके मेंटल हेल्थ को, लेकिन वो पॉजिटिव वे में इफेक्ट करता है तब जबकि वो उनको प्रॉपर ही काउंसलर के वो संपर्क में रखा जाता है उन्हें। और कोर्स का भी हिदायत होता है, वो भी उनको निर्देश दिए होते हैं कि बच्चों का जो वो इच्छा है, बच्चों का जो भी वो चाहते हैं उनको प्रिवेल करते हुए उनको उसको सबसे ऊपर रखा जाए। यदि बच्चा तैयार नहीं होता है ना कि मुझे पापा के साथ नहीं जाना है, तो वहां भी कोर्स दबाव नहीं देती है बच्चों को। कोई, हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी देखते हैं कि कोई भी बच्चे यदि फ्री है वो किसके साथ हाँ, जाना चाहता है। हाँ, कोई मिसिंग चाइल्ड भी यदि बच्चा हम लोग के पास आता है ना, तो हम लोग उसे दबाव नहीं दे सकते हैं। वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी कहता है कि दबाव नहीं देना है और समझाना भी नहीं जबरदस्ती बच्चों को। अरे यही तुम्हारे फादर हैं, तुमको वही देख रेख करेंगे, वहां तुम्हें घर में जाना ही है नहीं। अब हो सकता है वो घर में ही एब्यूज हो रहे हैं, अपने फादर से ही वो एब्यूज हो रहे हैं, वो क्यों घर में जाना चाहेंगे? यदि बच्चा बता रहा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे अपने घर, इसीलिए सरकार ने शेल्टर होम्स का व्यवस्था कर रखा है कि वहां उसको प्रॉपर मैं काउंसलिंग प्रोवाइड करूं। और धीरे धीरे वो जब बात समझ में आती है कि क्या रीजन हो सकता है, उसके हिसाब से सॉर्ट आउट decision करते लिया हुए जाता है। बच्चों के लिए डिसीजन लिया जाता है। तो वो कोर्ट्स में भी जब ये इस तरह के मामले आते हैं ना, तो वहां बच्चों का विलिंग जो है, उनकी इच्छाएं जो, वो सबसे ऊपर रखा जाता है। अच्छा, वो कॉन्सेंट एज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कॉन्सेंट कितना है? बेहतर होगा, कितना बेहतर हो सकता है उनके बच्चों के हित के लिए। इन रिसेंट ईयर्स, जैसे पिछले 5-7 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुई है जी। तो इस टेक्नोलॉजी का आपके प्रोफेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? लाइक फेसबुक है, सोशल मीडिया है, जी, जी। अब बहुत सारे जो नए टेक्निकल एस्पेक्ट्स आए हैं, एआई है आज के टाइम में, जी, जी। इन सब का अगर आप क्यूमुलेटिव आप अपने प्रोफेशन पे इम्पैक्ट देखते हो तो किस तरह से देखते हो? जो वीडियोस देख रहे हैं, लेट इट बी मैप का केस होता है तो वहाँ बहुत सारी चीजें मुझे देखने को मिलती है। कोई मैं बताऊं कि मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं आपके प्रोफेशन में किसी साइकोलॉजिस्ट का वीडियो देख रहा हूँ तो ही इज सजेस्टिंग समथिंग, आपके पास अगर आता हूँ जी, तो आप जी। कुछ और सजेस्ट करो, हाँ। तो मैं उस चीज को कैसे ओवरकम करूँ? और ये लोगों के माइंड में जो चीज मतलब कहाँ तक सही है हाँ, ये इसको कैसे हम लोग सोशल मीडिया या ऑनलाइन के माध्यम से जो काउंसलिंग वगैरह हो जाती है, वो आप पूछना चाह रहे हैं ना। होता क्या है ना कि काउंसलिंग एक और या साइकोलॉजिकल थेरेपी जो भी दी जाती है ना, इतना सेंसिटिव होता है वो सभी बातें कि आप यदि कोई भी बोलते हैं ना कि काउंसलिंग के माध्यम से कोई पेशेंट हमें ऑनलाइन यदि मेरे साथ पेश हो और मैं उन्हें बेहतर सजेस्ट कर पाऊं, तो मैं मानता हूं कि वो उस तरीके से ठीक है, वो कुछ हद तक तो काम करता है, लेकिन वो वहां तक काम नहीं कर सकता है जो एक पेशेंट को नीड होती है उस वक्त। उसे होता क्या है ना कि जब पेशेंट सामने होते हैं, फिजिकली वो प्रेजेंट होते हैं ना, तो देखिए साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिस्ट जो भी उस पर देखते हैं ना, सारा ऑब्जर्वेशन का खेल है उसमें, कि आप ऑब्जर्व जिस हद तक कर पाओगे ना पेशेंट के साथ, उनका ऑब्जर्वेशन, उनका जेस्चर पोस्चर, उनका बिहेव, उनका आई कांटेक्ट, उनका हाथ पांव, उनका जो भी चीज आप बोल रहे हैं उस टाइम का एक्सप्रेशन, जो भी शब्द आप बोलते हैं, कहाँ वो उनका आंख जो है, मतलब बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो कि वो आप ऑनलाइन या वो सजेशन के माध्यम से वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप जब ये बोल देते हैं कि हाँ काउंसलिंग वो ऑनलाइन करके मैंने दे दिया, वो उतना उनके लिए हेल्पफुल नहीं होगा जितना कि फिजिकली जब वो प्रेजेंट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं और एसेस कर पाते हैं। मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर है कि फिजिकली वो होते हैं। ऑनलाइन भी आजकल के जमाने में क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी है, वो बेहतर है, तो उसका भी हमें उपयोग करनी चाहिए, हर केसेज में नहीं। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। जी। मेंटल हेल्थ के लिए आप हमारे जो श्रोता हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
उनको क्या सजेस्ट करोगे, एक 2-3 लाइन में अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो? मेंटल हेल्थ उतना ही जरूरत है जितना कि लोग एक प्यास लगने पे पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एक छोटी सी गाड़ी भी खराब होती है तो वो लेके जाते हैं अगले ही दिन। अब देखिएगा वो सैड फील करते हैं, आप उनके गाड़ी के साथ कुछ हुआ है वो सैड फील करते हैं, वो क्या हुआ जी, अरे यार गाड़ी में वो कल ऐसे जा रहे थे ऐसे हो गया, वो तुरंत से लेके जाते हैं। तो ये इतनी जरूरत है मेंटल हेल्थ वो आपके लिए, जिससे कि आपकी जिंदगी है, जिससे आपका सोसाइटी है, जिससे आपका परिवार है। आप कभी ना घबराएं और कभी भी बिल्कुल अपने आप को ये नहीं सोचे कि मुझे यदि किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो वो गलत है। इन चीजों से लोगों को बाहर आना होगा, इस थॉट से बाहर आना, बिल्कुल इस थॉट से बाहर आना होगा। लोगों को ये समझना होगा कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से मैं मानता हूं कि ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ में तो आपको एक मालूम है कि चलो भाई एक बुखार लगा तो पैरासीटामोल मैंने खा लिया, फलाना उसने खाया, वो उसका सॉल्यूशन मुझे मालूम होता है। लेकिन आपका वो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम, जो भी एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो, वो लगे कि मुझे वो एक लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है। एंजाइटी किसी को हो अलग बात है, एंजाइटी होनी चाहिए, पॉजिटिव एंजाइटी होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे एक टारगेट है, मुझे ये पूरा कर लेना है। लेकिन वो जब लगे कि ये एक कुछ ज्यादा ही परसिस्ट कर रहा है, बार बार लोग ओवर थिंक कर रहे हैं एक ही चीज को लेके, इस तरह का बिहेव, लगे कि लोग आइसोलेट फील कर रहे हैं, मुझे किसी के साथ रहने का पसंद नहीं है, बात करने का मन नहीं है, तो इस तरह का बिहेव यदि रेगुलर डेवलप होते रहे ना, तो इसे आराम से नहीं, ये समझने चलो इजी वे में नहीं लेनी चाहिए, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल तुरंत काउंसलर से जाके आप संपर्क करें। ऐसे मामलों को आप ऑनलाइन भी, ये छोटी सी बात है, ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आप साइकोलॉजिस्ट जब समझते हैं कि इन्हें बेहतर ऑब्जर्वेशन और सजेशन की जरूरत है, तो फिर वो फिजिकली भी जाके उनसे बात करें। तो बहुत जरूरी है कि फिजिकल हेल्थ से नहीं तो वो मेंटल हेल्थ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से आपको बहुत सारे फिजिकल डिजीज डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम लोग साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर भी कहते हैं, जो कि एक मेंटल की वजह से शुरू हुआ है और बहुत सारे मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी दे जाते हैं। तो बेहतर है कि मेंटल को, जो भी मेंटल डिजीज है, जो भी मेंटल प्रॉब्लम है, उसे यूं ही नहीं लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे टॉक शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपसे कोई काउंसलिंग कराना चाहे, लाइक किसी भी तरह का डिस्कस करना चाहे, तो आप अगर अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देते तो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी जिन्हें भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8789361500। फिर से दोहरा दो एक बार, 8789361500। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टॉक शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको डॉक्टर साहब के सजेशंस पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही बहुत सारे आगे वीडियोज आते रहेंगे, बहुत सारे अलग अलग फील्ड से लोगों को हम बुलाते हैं अपने टॉक शो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप किसी ऐसे लोगों को अगर जानते हैं जिन्हें शायद एक कंसल्टेंसी की जरूरत है, साइकोलॉजिकल कंसल्ट लेने की जरूरत है, स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी का शिकार है, किसी तरह का मेंटल प्रॉब्लम है, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो सजेशंस दिया है, शायद वो उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको वो दूर कर सकता है। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।